Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and you are watching Mathematics Label. Today I am here with you with a new mathematics practice paper of class 10th CBSE. We will try to do as much as we can do in this video. So अभी मैं करूँगी क्या कि like questions होंगे तो जिस भी topic के होंगे we will discuss that topic little more. So for example, this is a section A and you all know that section A में हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं बट हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 48 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम अकेला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ नहीं देखेंगे, हम और जो मेथड के साथ इनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड्स भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब फर्स्टली जैसे इस क्वेश्चन में बात क्या कर रहे हैं, ही इज सेइंग दैट फाइंड आउट द HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर तो हम 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि दैट यू हैव टू फाइंड इट यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम ये नंबर्स को उठाएंगे और इनकी क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है कि हम इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेकआउट कर देंगे। अब सबसे पहले जैसे कि 36 है तो ये 36 जो है ये कौन से प्राइम नंबर पे जाएगा, तो ये 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है, एज यू फील कंफर्टेबल यू कैन डिवाइड इट। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2, 2 8 जा हो गया 16, आगे फर्दर 2 9 जा 18 होता है। 9 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे जाता है, तो 3 3 जा हो गया 9 एंड 3 1 जा 3। दैट मीन्स 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 3, राइट। नेक्स्ट आई हैव टू फैक्टराइज व्हाट, आई हैव टू फैक्टराइज 48। तो 48 को वी नो दैट वो 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 2 1 जा क्या हो गया अपने पास 1 हो गया। तो ये बन गया अपने पास 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 2। अब इनका क्या करना है, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब बड़े से बड़े जो कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे बॉक्सेस बनाने का फायदा क्या रहता है, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो 2 2 आ रहे हैं इनका कितने 2 लिखेंगे, 1 टाइम 2 लिखेंगे। ये 2 2 सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये 3 कॉमन आ रहा है तो एक साथ में क्या आ जाएगा 3। तो ये बन गया 3 2 जा 6 और 6 2 जा बन गया 12। तो यहाँ से हमारा HCF ऑफ दीज टू नंबर्स कितना आ गया, HCF ऑफ 36 एंड 48 बिकम्स 12। बट आई विल से, मैं तुम लोगों को एक और चीज बताऊंगी कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ तुम लोग भी साथ के साथ इसको सॉल्व करो। इसके साथ तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, तुम्हें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आएगा और साथ के साथ तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ तुम्हारा आंसर भी अगर सेम टू सेम मेरे साथ कोलैबोरेट हो रहा है तो वो तुम्हारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और उसके कारण तुम्हारे आंसर्स जो है वो सही होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा है अपने पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, हमें डिवीजन को रोकना नहीं होता। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसको हम रखेंगे बाहर और जो बिगर नंबर है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, अंदर रखेंगे एंड वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो ये 36 1 हो गया 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया 12। अब करना क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा रिमाइंडर बना वो मेरा क्या बन जाएगा, न्यू डिवाइजर बन जाएगा। जो मेरा रिमाइंडर बचा वो मेरा न्यू डिवाइजर बन जाएगा और जो मेरा पुराना डिवाइजर था वो मेरा अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। Now I have to check कि 12 के टेबल पे 36 का कहाँ पे आता है, तो दैट इज 12 3 36, तो यहाँ पे खत्म हो गया। What is my HCF? The last divisor that I am left with, लास्ट डिवाइजर जो मेरे पास बचा है जिसके बाद मेरा रिमाइंडर जो है कितना हो गया, 0 हो गया, दैट इज माय HCF। सो ये मेरा क्या बन गया, HCF। सो यू कैन फाइंड आउट द HCF यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड और यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट आई विल से, अगर आप लोगों को मेथड मेंशन वहां पे नहीं किया हुआ, अगर तो छोटे नंबर्स हैं गो विद द प्राइम फैक्टराइजेशन, बट व्हेन द नंबर्स आर बिगर, लाइक तुम लोग को दे दिया 268, राइट, साथ में दे दिया 473 दे दिया, कुछ भी लाइक दे दिया है ना, तो वहां पे हमें प्राइम फैक्टर्स एक तो ढूंढना डिफिकल्ट लगेगा और दूसरा ये नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर होती भी होगी तो वो बहुत ज्यादा लेंथी चली जाएगी। तो वहां पे अपने पास क्या, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। चाहे 2 नंबर के लिए निकाल लो, चाहे 10 नंबर्स के लिए निकाल लो, सेम प्रोसीजर ही चलेगा, बस अलग अलग नंबर्स को हमने पकड़ते जाना है। So this is the second question of this video. So find the value of k if 1 0 of the polynomial is, polynomial हमें दे रखी है x square plus kx plus 6 is -2। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये 0 का मतलब क्या होता है। देखो 0 का मतलब होता है रूट, 0 का मतलब क्या होता है, रूट। अब रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी इक्वेशन की बात कर रही हूँ लाइक x स्क्वायर -5x plus 6,
तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला जी x की वैल्यू अगर तुम लोग इसमें 2 डालोगे ना तो वो इसका रूट है। तो रूट डालने का मतलब क्या है कि जब तुम लोग x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करोगे, जब तुम लोग x की जगह पे कितना सब्सटीट्यूट करोगे, 2 सब्सटीट्यूट करोगे, तो तुम्हारे पास जो आंसर बनेगा ना वो कितना बनेगा, वो 0 के इक्वल बनेगा। दैट इज द रूट और द 0 ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे देख लो 5 2 10 प्लस 6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो यस, x इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से दिस इज द 0 ऑफ दिस इक्वेशन। अब जीरो के साथ साथ एक चीज और यहां से हमें पता लगती है कि अगर मेरी इक्वेशन जो है वो लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री की, जैसे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका 1 रूट एग्जिस्ट करेगा, इसका 1 रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जहां पे मेरे पास हाईएस्ट जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। वहां पे मेरे पास रूट्स भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, चाहे रूट्स बोलो चाहे 0 बोल लो, बोथ मेक्स द सेम सेंस। अगर तुम लोगों के पास होगी क्यूबिक इक्वेशन, अगर क्या होगी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन यानी कि जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी, तो यहाँ पे 3 की जगह पे 13 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर मैंने आगे 3 लिख लिया तो वो क्यूबिक है, डिग्री को देखना है हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है। तो वहां से कुछ भी लाइक इक्वेशन होगी, बट मेरी हायर पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके हमारे पास कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी मेरी x की पावर होगी, जितनी मेरी x की डिग्री होगी, उतने ही मेरे पास उसके रूट्स होंगे। रूट्स होने का मतलब है उसके मेरे पास उतने ही आंसर्स जो है वो होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द आंसर, सॉरी क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को k की वैल्यू निकालनी है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, अब इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, पॉलिनोमियल दे रखी है ये, ठीक है, और रूट बोल रहा है कि जो x की वैल्यू -2 है ना वो इसका क्या है, रूट है या 0 है। अब 0 का मतलब क्या है कि जब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को -2 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर बन जाएगा बेटे 0। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। मैं क्या करूंगी, x की जगह पे -2 सब्स्टिट्यूट करूंगी, ये बन गया जी -2 का स्क्वायर, प्लस में आएगा k टाइम्स -2, प्लस में आ जाएगा 6 और ये किसके इक्वल चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। लेट्स सॉल्व इट। -2 नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव नंबर की जब पावर इवन होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव में। तो -2 का जब हमने स्क्वायर किया तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव में 4। k को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में वही वाला साइन आता है दैट वी स्पीक। तो ये बन गया माइनस ऑफ 2k, प्लस में कितना आ गया 6, दिस इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 इज हाउ मच, 10। तो ये बन गया -2k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जब हम, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हुई है तो यू नो दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भाई भाई होते हैं। मतलब क्या है, इक्वालिटी की अगर एक तरफ मेरे पास 10 पॉजिटिव में पड़ा है तो जब मैं उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी जो होते हैं वो भाई भाई होते हैं। नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, k की वैल्यू बेटे कितनी बन गई, 10/2, एंड 10/2 अपने पास कितना होता है, 5। सो दिस इंप्लाइज मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट उसके साथ हमें ये भी पता लग गया कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्यूबिक कौन सी होती है, जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। जीरो का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी इक्वेशन में किसी को बोलते हैं कि हाँ इसका ये 0 है, तो मतलब क्या होगा कि जब उस इक्वेशन में मैं उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 0। आंसर आने का मतलब क्या है कि इक्वालिटी में मैं कितना रख सकती हूँ, 0। लेट्स मूव फर्दर। So the next question is solve for x। अब मेरे को क्या निकालना है, x की वैल्यू। यहाँ पे वो भाई भाई वाला कंसेप्ट विल वर्कआउट। अब दोबारा से एक बार पढ़ा देती हूँ, वो कंसेप्ट क्या था। अगर मैं इक्वालिटी की एक साइड से चीज को दूसरी साइड पे शिफ्ट करी हूँ, मतलब क्या है, अगर ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा नानी हाउस है, तो अगर तुम्हें तुम्हारी नानी हाउस के घर पे जाना है तो तुम्हें कौन कौन सी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। लाइक घर में तो हम जैसे मर्जी जो मर्जी करते रहे, वहां पे जाके थोड़ा बहुत शो ऑफ करना पड़ेगा कि हाँ वी आर वेरी गुड, वी स्पीक वेरी पोलाइटली एंड ऑल, राइट। तो अगर इक्वालिटी की एक साइड पे मेरे पास टर्म जो है वो पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है, तो दूसरी साइड पे जाती है तो वो किस में बदल जाती है, माइनस में। अगर एक साइड पे डिवाइड में है, दूसरी साइड पे बदल जाती है मल्टीप्लाई में। इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर माइनस में तो बेटे उधर कौन से में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ से हमने ये देखा कि प्लस और माइनस जो है वो भाई भाई होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। भाई भाई वाला कंसेप्ट यहाँ पे वर्कआउट करेगा। इक्वेशन दे रखी है 2x - 5 इज इक्वल टू 9। अब एक और चीज यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ, मेरे को तो वैल्यू x की निकालनी है, मतलब मेरे को इसको अकेला करना है। मेरे को ये अकेला चाहिए, मेरे को ये x क्या चाहिए, अकेला चाहिए, खाली चाहिए, इसके साथ कोई और टर्म नहीं चाहिए, है ना। तो व्हाट आई विल डू, मैं देखूंगी सबसे पहले x के दूर कौन पड़ा है, ताकि वो जो दूर वाली चीज है ना उसको मेरे को दूसरी साइड पे सेंड करना ईजी है ना, वो चिपका नहीं हुआ। अब चिपकी हुई चीज नहीं है तो उसको मेरे को मूव करवाना ईजी है।
जैसे कि यहाँ पे ये माइनस का 5 x से दूर पड़ा हुआ है, तो ये माइनस का 5 जो है ये इसके साथ चिपका नहीं हुआ, तो मैं इसको सबसे पहले दूसरी साइड पे सेंड करूंगी। अब यहाँ पे है बेटे माइनस का 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, प्लस के 5 में। 9 प्लस 5 कितने होते हैं अपने पास 14। अब 2x की वैल्यू तो आ गई 14, माइनस वाले को प्लस वाले में भेज दिया। अब ये जो 2 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये जो 2 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला किस में बदल जाता है, डिवाइड में। तो ये क्या बन गया 14 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7। व्हाट डज इट मीन, कहता अगर तुम इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 7, यानी कि 2 को जब तुम 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 9। चेक कर लेते हैं, कई बार पूछ भी लेते हैं कि हाँ चेक भी करके बताओ। तो 7 2 हो जाएगा 14, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। आंसर में क्या बोल देंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे हम लोगों को ये भी पता लग गया कि हमारा आंसर जो है वो 100% सही है। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,4 एंड 6,8। अगर मैं इन पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करूं, जरूरत नहीं है वैसे ग्राफ के लिए बता रही हूँ क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में तुम्हारे ग्राफ भी वर्कआउट करेगा। तो उन्होंने बोला है 3,4। एक चीज और यहाँ से बता देती हूँ कि ये जो है अपने पास ये पहले वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं वाई एक्सेस। अब ये जो एक्स एक्सेस होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो वाई वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जो इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं यानी कि इस तरीके से एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्या बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में हमेशा सबसे पहले एब्सिसा आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा बेटे ऑर्डिनेट आएगा। पहला पॉइंट तुम लोगों को दे रखा है 3,4, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे को यहां तक चाहिए तो मैंने यहां तक ही पॉइंट लगाए, जरूरत नहीं है पेपर में नहीं बना के आना, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। तो ये अगर मैंने लोकेट करना है तो ये एक्स के एक्सिस के ऊपर मेरे को 3 पॉइंट्स तक मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के ऊपर मेरे को 4 पॉइंट्स तक मूव करना पड़ेगा। तो जहां पे ये दोनों पॉइंट्स की इंटरसेक्शन हो रही है, हियर इज द पॉइंट 3,4। इसी तरीके से अगर 6,8 देखा तो यहाँ कहीं पे मेरे पास 6,8 होगा, तो ये हियर इज माय पॉइंट 6,8। अब व्हाट द क्वेश्चन सेज कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दैम। This is the distance between them. Actually, we are talking about the shortest distance. So the straight line is the shortest distance here. ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास यूज क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ मैं तुम लोगों को और भी 2-3 फॉर्मूले जो इस चैप्टर में है वो भी रिवाइज करवा दूंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, द अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये x2 y2 क्या है, ये होता है हमारा पहले वाला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये होता है हमारा x2 y2। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को अब सीसा में से अब सीसा को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों का स्क्वायर करके उनका क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। लेट्स टेक एग्जांपल है, हमें सबसे पहले करना है 6 माइनस 3, उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 माइनस 4, फिर उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है बेटे 3, 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 4 माइनस 8 कितना होता है 4, और उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बेटे 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 9 प्लस 16 कितना होता है 25, और 25 का रूट कितना होता है, वैसे तो बेटे होता है ये प्लस माइनस 5, वैसे ये कितना होता है प्लस माइनस 5, बट यहाँ पे हम माइनस वाला साइन नहीं लेते, और इसका रीजन जो है वो So this is the next question. This question is from arithmetic progression, जिसको हम प्यार से AP भी बोल देते हैं। तो ये AP का क्वेश्चन है। अब AP के ऊपर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कि क्या होती है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बनती है व्हेन वी हैव टर्म्स इन अ कॉमन सीक्वेंस एंड विद अ कॉमन डिफरेंस। अब मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8, तो मेरे को पता है कि आई कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट टर्म। जैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस मेरे पास 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस मेरे पास 2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस मेरे पास 2 का है, तो मेरे पास एक आइडिया लग गया कि हाँ नेक्स्ट टर्म 100% क्या बनेगी 10 बनेगी। तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास ये होती है फर्स्ट टर्म यानी कि जो पहले नंबर पे आ रही है, जो जहां से स्टार्टिंग हो रही है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटे स्मॉल ए के साथ। सो स्मॉल ए क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म होती है। उसके बाद आता है बेटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, यानी कि मैंने अगली जो भी है मेरे पास पॉइंट दिया हुआ है या वट एवर द नंबर आई एम गिवन विद, मैंने उसमें से फर्स्ट नंबर को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर है ना, अगला नंबर माइनस पिछला नंबर।
उसके बाद कॉमन डिफरेंस के बाद आता है बेटे एन। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितनी गिनती कितनी है, कितनी टर्म्स आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखी थी है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद आता है हमारे पास ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है? एनथ टर्म। ए एन का मतलब क्या होता है? एनथ टर्म। एनथ टर्म का मतलब क्या है? जिस टर्म की मैं बात कर रही हूँ। अब जैसे मैं बोल दूं फोर्थ टर्म, मतलब मैं किसकी बात कर रही थी? यहाँ पे 8 की बात कर रही थी, तो यहाँ पे ए एन कितना आ जाएगा? अगर मैं एन की वैल्यू ले रही हूँ 4, तो मेरा जो ए एन है वो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ए एन बोल लो या ए 4 कितना बन जाएगा मेरे पास? 8 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो थे इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो हम देखेंगे बाद में। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा? कहता फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरे को क्लियरली दिख रही है, आप रिप्रेजेंट कैसे करके आओगे? a इज इक्वल टू 7। सेकेंडली उन्होंने क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए व्हाट यू विल डू? अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, बिकॉज उन्होंने बोला हुआ है कि ये एपी है, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये डिफरेंस जो है वो कॉमन आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा। अब एपी बोल दिया तो मतलब कॉमन ही होगा, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली इनको क्या कर दूंगी? सबट्रैक्ट कर दूंगी। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? 10 तो 4। तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया? 4 का डिफरेंस आ गया, और मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी आ गई? 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ डाई। अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस, है ना। चांस को क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि पता नहीं पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, तो व्हाट आई विल से 50-50 चांसेस हैं कि इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है, बट मेरे 100% आएंगे, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में हम दो तरह के इवेंट्स डिस्कस करते हैं। एक होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, एक होते हैं सर्टेन इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इम्पॉसिबल इवेंट्स की? 0 होती है। जैसे कि मैं बोल दूं कि आज रात को सुबह होगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे क्या होते हैं? सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है? जो 100% होने ही होने। अब जैसे लाइक टाइम हुआ है, मान लो 9 PM हुआ है, तो क्या मैं बोलूंगी? मैं कहा 10 PM होने, तो यस वी नो दैट कि वो तो पक्का होएगा ही होएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अब इस यहां से एक और चीज पता लगती है कि जो मर्जी प्रोबेबिलिटी हो वो हमेशा 1 और 0 के बीच में ही होती है, 0 और 1 के बाहर नहीं जाती। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, अगर आपको नेगेटिव दी होगी या आपको 1 से बड़ी दी होगी या 0 से कम दी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल नहीं होती। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 एंड 1 के बीच बीच में ही होती है, या 0 होती है या 1 होती है या इनके इन बिटवीन होती है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली? रोलिंग अ डाई। डाई का मतलब समझते हो ना, लूडो हम सभी खेलते हैं, तो डाई के ऊपर पहले बात तो हमारे पास सैंपल स्पेस पता होनी चाहिए। सैंपल स्पेस क्या आ रही है? देखो ये तुम लोगों ने लिखना नहीं है 1 मार्क के लिए, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि तुम लोग समझ जाओ कि सैंपल स्पेस, जब मैं कोई डाई को रोल कर रही हूँ, मतलब डाई को गिरा रही हूँ, है ना, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल है? या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या क्या आ सकता है मेरे पास? 6 आ सकता है। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? कहता तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इवन नंबर की। अब इवन नंबर इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं? 1 बटे 2 है, 4 है, और यहाँ क्या है? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है अपने पास? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने पास 1 2 3, दैट इज 3, जो मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं, जो मेरे आंसर के ऑप्शंस हैं, और 1 अपना पास टोटल जो है वो कितनी है? 6 है। तो नीचे क्या आ जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऊपर क्या आ जाते हैं हमारे पास? फेवरेबल केसेस। तो आंसर क्या बन जाएगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म? दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2. So this is the probability of getting an even number when a rolling one while rolling a die. यहाँ पे when का while आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द सेक्शन बी। आई होप आप लोगों को सेक्शन ए जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अलॉन्ग विद द सेक्शन ए तुम लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और उसके साथ साथ तुम लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि हाँ, उस चैप्टर के और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर विद दिस आई विल like to wind up my lecture, and we will start the section B in the next lecture. Thank you so much.